हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जिन लोगों का जो है जूनियर असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम था कल, तो उन लोगों के लिए जो है प्रश्न हमें मिल चुका है। तो आइए हम उसका एनालिसिस करवा देते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शन दिए गए थे और कौन-कौन से प्रश्न थे और किन लोगों का कौन-कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। उस हिसाब से आप अपना जो है तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं अगले जो है फेज यानी कि अगले स्टेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जो है हर एग्ज़ाम के जो है एनालिसिस मिलती रहेंगी और जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी सभी इस पर प्रोवाइड कराती जाएँगी। और अगर आप लोगों को जो है किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। टेलीग्राम चैनल का जो है वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 29 जून के जो है प्रश्नों को जूनियर असिस्टेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से जो है मेल नहीं खाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या पूछा है, मेल नहीं खाता है। कौन सा विकल्प है जो कि पूर्वी हिंदी से जो है मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रज। ब्रज जो है आपका पूर्वी हिंदी से जो है मेल नहीं खाता है। हमने यही ऑप्शन लगाए थे। आप देखिए कौन-कौन से ऑप्शन लगाए थे। मेरा भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन जो है गलत किया है। और आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो लोग अपना ज़रूर कमेंट में बताएँ कि उनका कितना सही हुआ है, ताकि हम उसे जो है एनालिसिस कर सकें कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है विवेकानंद जी का जो है व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द का जो है संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है। इसमें जो व्यक्तित्व है यह जो है किस संज्ञा का जो है भेद दर्शाता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका व्यक्तिवाचक। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हँसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु है, हँसना शब्द में जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो इसमें से चंद्र बिंदु कौन सा है। तो नासिक में जो है आपका चंद्र बिंदु है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नासिक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा 4 यानी कि प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था एला। एला जो है पर्यक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। यानी कि एला और पर्यक का जो है एला, पर्यक और मशक इन तीनों का जो है सही आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो इसका हो जाएगा इलायची, पलंग और मच्छक। यह तीनों जो है इसके सही तद्भव है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है उष्ट शब्द तत्सम शब्द है जो कि गायक शब्द है। अगर उष्ट शब्द तत्सम है तो आपका जो गायक है यह कैसा शब्द है। तो ये भी आपका तत्सम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्सम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प क्या है। परिभाषा से जो है युक्त असंगत विकल्प क्या है। तो यह हो जाएगा आपका भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। भाषाओं की जो विविधता को मानकीकरण कहते हैं, ये वाली बात जो है गलत है, इसलिए इन सभी में असंगत पूछा है। तो असंगत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जो है जाना जाता है। तो जिन सर्वनामों का जो प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है तो उसको किस सर्वनाम के से जानते हैं। तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 8। प्रश्न नंबर 8 है सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है।
तो यह आपका पूर्णकालिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है अतियुष्म शब्द का संधि विच्छेद अथवा संधि क्या होगा? अतियुष्म शब्द का जो है संधि विच्छेद अथवा संधि क्या होगा? तो अतियुष्म का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उष्म। अतियुष्म का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उष्म और उसमें अयादि संधि होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है अब सहा नहीं जाता। अब सहा नहीं जाता यह कैसा वाक्य है? तो यह आपका भाववाच्य है। अब सहा नहीं जाता यह जो है आपका भाववाच्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? कौन सा शब्द जो है हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सजल। सजल जो है आपका हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सजल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण का जो है कौन सा विकल्प है? यानी कि कौन सा विकल्प है जिसमें परिमाणवाचक विशेषण है? तो ज़्यादा, 5 किलो, कम, ये सब सभी कैसे विशेषण है? तो परिमाणवाचक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा, 5 किलो, कम, ये सभी जो आपके परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को जो है चयन करना है। इसमें से कौन सा है जो कि अशुद्ध होगा? तो अभ्यर्थी नहीं होता है, अभ्यर्थी होता है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो अभ्यर्थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें अशुद्ध पूछा ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है बाराहात शब्द में कौन सा समास है? बाराहात में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से आपका असंगत प्रत्यय वाला विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि असंगत प्रत्यय रखता हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है तत्सम शब्द खटवा का जो है तद्भव बताना है। तत्सम शब्द जो है खटवा है, इसका जो है आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खटवा का तत्सम क्या हो, तद्भव क्या हो जाएगा? खाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है मृदु का विलोम कटु है, तो हस्व का जो है हमसे क्या पूछा है? विलोम। यदि मृदु का विलोम कटु होता है तो हस्व का जो है विलोम क्या होगा? तो हस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है वह हवा से बातें कर रहा है। वह जो है हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शक्ति है? वह हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति। इस वाक्य में जो है वह हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है तदधित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? यानी कि कौन सा विकल्प जो है मेल नहीं खाता है तदधित प्रत्यय के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा और बहानापन। मोटापा, बुढ़ापा और जो बहानापन, यह जो है इन सभी विकल्पों में से जो है मेल नहीं खाता है। तो हमसे क्या पूछा है? बेमेल वाला पूछा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कौओं के कोसे ढेर नहीं मरते। कौओं के जो है कोसे ढोर नहीं मरते। लोकाक्ति का जो है हमसे क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, तो इसमें हो जाएगा बुरे की बुराई से अच्छे को जो है हानि न होना।
बुरे की जो बुराई से अच्छे का हानि नहीं होना, कौवों के कोसे ढेर से नहीं मरते, इसका इस लोकोक्ति का जो है अर्थ होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है अशुद्ध वाक्य जो है हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आकाश में डंडा आकाश में झंडा लहरा रहा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, यह वाक्य जो आपका अशुद्ध है। तो हमसे पूछा है अशुद्ध पूछा है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है शब्द शक्ति के भेद होते हैं। शब्द शक्ति के जो है कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। शब्द शक्ति के जो है आपके 4 भेद होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प क्या है। देशज शब्द की जो है दृष्टि से आपका सही विकल्प क्या है। तो फटाफट, खचाखच, हांडी हांडी, फटाफट, खचाखच, हांडी, ये सभी क्या है देशज शब्द हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है आदि का विलोम अंत होता है। आदि का अगर विलोम अंत होता है तो अथ का भी जो है विलोम क्या होगा। तो अगर आदि का विलोम अंत होता है तो अत का विलोम होगा इति। अत का विलोम क्या होगा इति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है अभ्यागत का जो है पर्यायवाची नहीं है। हमें ध्यान दीजिए यहाँ पूछा हुआ है नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभ्यागत का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से कौन सा अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं होगा। तो पाहुन, पाहुन जो है आपका अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाहुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए जो है एक शब्द बताना है कि पैर से लेकर सिर तक इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो आपादमस्तक, आपादमस्तक इसको जो है कहा जाता है। पैर से लेकर सिर तक को जो है आपादमस्तक कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपादमस्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है यह जो चिन्ह बना हुआ है इसको कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह को जो है कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसको इतश्री विराम चिन्ह कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इतश्री विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है जल शब्द है, जल जो है यह जल जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तो यह आपका योग रूढ़ शब्द है। जल जो है आपका योग रूढ़ शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है असंगत पर्याय है, यानी कि इसमें से जो है कौन सा सभी से अलग है, यानी कि असंगत अपर्याय है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है मुख का विलोम शब्द क्या होगा। मुख का विलोम क्या होगा। तो मुख का विलोम होगा वाचाल, यानी इसका प्रश्न इसका सही आंसर क्या होगा वाचाल। मुख का विलोम हो जाएगा आपका वाचाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है श्रीमती कालरा ने मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली शादी की जो है सालगिरह कब मनाएगी। तो यह आपका जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारा आया था 30 सितंबर सन 2004 को। सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है एक घड़ी को प्रातः 8 बजे तक ठीक किया गया। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन घड़ी में दर्शाता है कि 1 बजे, सही समय लगभग क्या होगा। 1 बजे है तो सही समय क्या होगा। 24 घंटे में चूँकि वह 10 मिनट आगे बढ़ रही है तो इसका आंसर देखिए आप लोग
चूँकि 8 बजे जो है 8 बजे से लेकर जो है 8 बजे तक 24 घंटे हो जाएँगे, तो उसमें आपका 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। यानी कि 8 बजे से 8 बजे तक ना होकर 8:10 पर जो है उसका 24 घंटे हो जाएगा। फिर अगले दिन भी वही 8 से 8 अगर लेंगे तो 1 घंटा और बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 8:20 हो जाना चाहिए, यानी कि 20 मिनट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हमें कब पूछा है 1 बजे तक, यानी कि 20 मिनट आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सही समय 20 मिनट पहले क्या होगा, तो 1 बजे से 20 मिनट पहले हमारा क्या होगा, तो 1 बजे से 20 मिनट पहले 10 नहीं बज सकता, 1 बजे से 20 मिनट पहले 11:40 नहीं हो सकता, 12 भी नहीं बज सकता, 1 बजे से 20 मिनट पहले लगभग आपका 12 बज जाए, 12:40 होगा। 20 मिनट पहले जो है आपका 12:40 होगा, चूँकि इसमें और भी समय आगे हुआ है, तो टोटल लेके 12:48 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, एक शहर के 65% लोग टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं और 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, और 25% लोग अखबार पढ़ते हैं और टेलीविज़न पर समाचार भी देखते हैं। तो कितने परसेंट लोग ना तो टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं? तो इसको सॉल्व कर कर बताइए आप लोगों को जो है कितना आंसर आया है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 का आप लोग आंसर बताइए कि इसको जो है सॉल्व करने पर कितना आया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो भिन्न वाले जो है शब्द को पहचानना है। जिसमें आपका हो गया माया, भ्रम, पहचान, मतिभ्रम। यानी कि यह सब पहचान-वहचान से इसी सब से माया हो गया, भ्रम हो गया, मतिभ्रम, ये सभी के सभी एक जैसे हैं। वहीं पर पहचान जो है इन सभी से अलग है, तो भिन्न वाला हमें पूछा है, तो भिन्न वाला क्या हो जाएगा, पहचान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, यदि एरो का मतलब जोड़ है, इस प्रकार के एरो का मतलब घटाना है, ऊपर के एरो का मतलब भाग और नीचे के एरो का मतलब गुणा है, तो और इस प्रकार के एरो का मतलब बराबर है, तो कौन सा विकल्प सही है? तो इन सभी में से जो है सॉल्व करके का बताना है कि एरो रख रख कर सॉल्व करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 35 का कौन सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर आपका 36 है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस वाले स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। तो देखिए ओ के बाद हमारा पी गायब हो गया, पी के बाद क्यू आया है, यानी कि पी गायब हुआ है। फिर क्यू के बाद आर गायब हुआ है, उसके बाद यस आया, यानी कि एक छोड़ दिया गया। यस के बाद टी आएगा, टी को छोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा यू। तो यू वाला हमारा ऑप्शन होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होंगे, 2 ऑप्शन हो गए। फिर यहाँ देखिए ये 8 का स्क्वायर है या 9 का स्क्वायर है या 10 का स्क्वायर है, तो अगला वाला जो आएगा 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये वाला नहीं होगा, 121 होगा। 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू 121। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में क्रमशः बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूरी हो कि अभ्यर्थी ए लेस देन पी निश्चित रूप से गलत हो जाए। तो इसका सही आंसर हमारा आया है ऑप्शन नंबर सी, ए एल पी एन। क्यों? क्योंकि देखिए हम अगर यहाँ पर इसको ए रखते हैं, इसको एल रखते हैं, इसको पी रखते हैं, इसको एन, तो हमारा ए लेस देन पी जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा, ए लेस देन पी यहाँ से आ जाएगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि दी गई आकृति में 10% छात्र और अभिभावक है और अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक है, 15% शिक्षक और अभिभावक है, 35% छात्र और शिक्षक है, तो कितने परसेंट जो है क्रमशः केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं? तो इसको जो है हमें बताना है। तो देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है, कितने परसेंट छात्र, केवल शिक्षक, केवल अभिभावक, सभी दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक है, 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक है, हो गया।
अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक। अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक है, यह भी हो गया। उसके बाद 15% शिक्षक और अभिभावक, 15% शिक्षक और अभिभावक है। 35% छात्र और शिक्षक है, छात्र और शिक्षक है। तो हमसे पूछा है कि कितने परसेंट क्रमशः केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र होंगे। तो इसको जो है टोटल सॉल्व करने पर जो है हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40% केवल आपकी शिक्षक, केवल 40% छात्र, शिक्षक, अभिभावक और छात्र, शिक्षक और अभिभावक और छात्र। 40% शिक्षक, 65% अभिभावक और 45% छात्र होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आया है। कैसे आया है तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारा 35% यह हो गया, 10% यह हो गया, 15% यह हो गया, यानी कि 35 10 हो गया 45, 45 5 50, 50 5 55, 55% तो इतना कवर हो गया। या अब 55% 35 10 45, 45 5 50, 50 10 60, कितना हो गया 60% तो यहाँ कवर हो गया। तो बचा कितना 40, तो 40% ही हमारे क्या बचेंगे, केवल शिक्षक। तो इसमें से 40% केवल किस में लिखा हुआ है, तो 40% आपका ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। उसके बाद हम देखते हैं, आपका देख लेते हैं किसका, अभिभावक का। तो अभिभावक का देख लो, अभिभावक में 10 10 20, 20% यह हो गया और 15% यह, तो कितना हो गया 35% हो गया। 35% आपका हो गया, तो बचा कितना, बचा आपका 65%। तो अभिभावक कितने बचे, 65%। तो 65% सेकेंड वाले में किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 65 नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, समूह 1 2 4 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के कितनी 4 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे कितनी 4 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से पहले और दूसरे शब्द में आपस में कुछ संबंध है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जिसे तीसरे और चौथे शब्द में जो समान शब्द, यानी कि त्वचा के जो है, जो त्वचा का विशेषज्ञ होता है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो उसी प्रकार से पल्मोनोलॉजी जो है किसके किसके लिए उपयोग, मतलब किस रोग के देखते हैं। तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में FRESH फ्रेश को लिखा गया है UQDRG, तो उसी कूट भाषा में BLEND को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो ऊपर वाली संख्या दी है, यानी कि एफ, तो एफ का नंबर होता है 6 पे, तो ई का नंबर क्या होता है 5, तो यानी कि हमेशा उससे एक नीचे गया है, यानी एफ से हमें नीचे आना है तो ई से नीचे आएंगे तो क्यू, ई से नीचे आएंगे तो डी, इसी प्रकार से करना है। तो इसमें हमारा बी के पहले क्या आता है, तो बी के पहले आएगा ए, तो सभी में ए है। एल का होता है 12, तो 12 से पहले आपका होता है 11, 11 पे आता है के भी सभी में है। ई का वैल्यू होता है 5, 5 से पहले आता है 4, 4 पे होता है डी, तो डी किस में नहीं है, तो ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन बी और सी में नहीं है। उसके बाद एन, एन आपका आता है 14, 14 से पहले क्या आएगा 15, 14 से पहले आएगा 13, 13 पे आता है एम, तो एम इस आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णक्रम में जो व्यवस्थित करना है और उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा उसको बताना है। तो इन सभी क्रमों को जो है रीअरेंज, यानी कि वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है कि 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियां 1 और 2 में बैठे हैं, ए बी सी डी ई, ये सभी पंक्ति 1 में
उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और VWXYZ पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। इसी तरीके से बैठे हैं कि पंक्ति 1 का प्रत्येक सदस्य पंक्ति 2 के प्रत्येक सदस्य के जो है सम्मुख हो, यानी कि आमने-सामने हो। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है और WA के निकटतम पड़ोसी के जो है सम्मुख है। उसके बाद पूछा है कि XW के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि X के सम्मुख है और वह B के निकटतम दाएं बैठा है। B और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, V Y के निकटतम दाएं बैठा है। उसके बाद पूछा है आपको, दिया है आपका डी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है तो जेड के जो है सम्मुख कौन होगा। तो इसको बनाने के लिए जो है हमें पेन और पेपर चाहिए, तो वहाँ से हम बता सकते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत ही आसान होता है। तो इसको आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, एक आदमी XY का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता की पोती का पति है, तो Y अक्ष से जो है किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये आपका संबंधित होगा जीजा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, इस प्रकार की आकृति को जो उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में जो है निहित है, यानी यह जो है प्रश्न आकृति में जो है कौन सा आपका निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है आपका प्रश्न में निहित है। और यह कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर जो है यह प्रश्न निहित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर था, भारत ने 6 पदक अर्जित किए हैं, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जो है अर्जित किए हैं। ये वाली जो बात है यह गलत है, चूँकि हमें गलत ही पता करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, इसरो द्वारा जो है स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का जो है क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका जो है हमें कुछ क्वेश्चन का जो है इसका आंसर डाउट था, तो हमने जो है इसका लगाया है गगन। क्या नाम है इसका, गगन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गगन। आप लोग बताइए इसका आंसर आपने क्या लगाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा जो है कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार किसके द्वारा जो है कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को मानव और जीवमंडल के द्वारा। यूनेस्को मानव और जीवमंडल के द्वारा जो है किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, भारत सरकार के अधीन कौन सा वैज्ञानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है इसके लिए उत्तरदायी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आधिकारिक विषय थीम क्या है। आधिकारिक जो है विषय थीम क्या है। तो इसका आंसर होगा विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का जो है सशक्त बनना। यह जो हमारा थीम रखा गया था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, उसी दिन रखा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। तो किस वैज्ञानिक को जो है, तो होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना
किसने की थी? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना है किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल। इसका सही आंसर क्या होगा? दादू दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उदाहरण, यहाँ पर ध्यान दीजिए नहीं है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का जो है मात्रात्मक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक प्रत्यायन। नैतिक प्रत्यायन जो है यह आपका मौद्रिक नीति का जो है मात्रात्मक उदाहरण नहीं है। चूंकि हमें नहीं पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक पठार से होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से जो कौन से कथन आपके सही हैं? तो भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र हैं। यह वाला जो है आपका ऑप्शन दिया था। और दूसरा दिया था केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। और क्या दिया हुआ था? तो लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया था। और चौथा दिया था चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से जो है कौन सा सही है पूछा है? तो इसमें से आपके दूसरा, तीसरा और चौथा वाला जो ऑप्शन है वह सही है। पहला वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 नहीं है बल्कि 8 है। तो यह जो इसलिए 7 जो है आपका गलत होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो केवल क्या सही होगा? केवल 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय रिजर्व बैंक के आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण यानी कि IRSC के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भी भुगतान नहीं किए जाने पर ऋण को गैर निष्पादित यानी कि परिसंपत्ति NPA के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाएगा? तो कितने दिनों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा जो है शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो है हमने क्या पूछा है? अनुपात यानी कि रेशियो पूछा है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा? तो 3:2 यानी कि 3:2 होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। तो इसमें से जो है हमें मिलान करना है पुरस्कार विजेता और पुरस्कार श्रेणी। तो इसमें से जो है पहला आपका चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न मिला है। तो यानी कि ए का पहला, तो ए का पहला किस में है? तो यानी कि सब मिलाने पर आया है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 9 और 9 से लेकर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चर्चा किए जाने वाले विषयों में विवादास्पद मुद्दे से जो है बचना चाहिए। चर्चा किए जाने वाले विषयों में जो है विवादास्पद मुद्दे से जो है बचना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए या मिटवाई के द्वारा जो है शुरू की गई AI संचालित पहल है?
AI संचालित पहल किसके लिए है? तो भाषिनी के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 61 है। प्रश्न नंबर आपका 61 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ जो है मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? या अनुच्छेद दिए हुए हैं और या प्रावधान दिए हुए हैं। तो इन अनुच्छेदों को जो है मिलान करने पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। बीच के जो है कुछ प्रश्न जो है आपके प्रिंट होने के लिए जो है छूट गए थे, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जो भी प्रश्न करवा रहे हैं उन लोगों को उसको जो है केवल देख लीजिए। अभी कथन ये है कि IPv6 को IPv4 को जो है प्रस्तापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया, या जो अभिकथन दिया था या उसका कारण दिया था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होंगे? तो इसमें जो है आपका अभिकथन ए जो है, अभिकथन आर दोनों ही सही हैं, और कारण आर जो है अभिकथन ए को जो है सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, भंडारण क्षमता इकाइयों सूची 1 को इनमें से सही सूची से जो है मिलाना है। तो भंडारण है और साइज है, भंडारण क्षमता इकाई है और साइज है, इसको जो है सभी को सही से मिलाना है। सभी को सही से मिलाने पर हमारा आया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का जो है हमारा फर्स्ट वाले से हमारा 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं। उसके बाद 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। गीगाबाइट यानी कि 1 GB, 1 GB में 1024 MB होते हैं। उसके बाद 1 टेराबाइट में 1024 आपके GB होते हैं, और मेगाबाइट में जो है 1024 आपके KB होते हैं। तो यह सभी आपको मिलान करने पर आंसर आया था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। इसमें हमारा है हार्डवेयर घटकों सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, जिसमें हार्डवेयर घटक है और कार्य हैं। तो मिलाने पर जो है कौन सा सही आएगा क्रम? तो इसको मिलाने पर हमारा आंसर सही आया था ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो ए का थर्ड हमारा क्या था? तो जीपीयू का आया था ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटेड प्रोसेसिंग। ऐसे ए का थर्ड और किसी ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा यहीं से ऑप्शन हम लगा लिए थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है, एक उपकरण या सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सी सर्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर आपका 77 है, डोमेन नाम प्रणाली यानी कि DNS के संबंध में गलत कथन का जो है पहचान करना है। डोमेन नाम प्रणाली यानी कि DNS के संबंध में गलत कथन कौन सा है उसको पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DNS सर्वर जो है डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का जो है उपयोग करते हैं। जो आपका DNS सर्वर है डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का जो है उपयोग करता है। यह आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, एक्सेल से संदर्भ में के कौन सा कथन सही है पहचानना है। तो इसका हमने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष संदर्भ सभी सूत्रों में सेल को जो है स्थिर रखता है। यह वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग NLP में टोकनाइजेशन से जो है क्या तात्पर्य है?
टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट को जो है अलग अलग शब्दों या फिर वाक्यांशों में जो है विभाजित कर देता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है मोबाइल अथवा टैबलेट स्क्रीन के जो है प्रकार सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। टैबलेट और मोबाइल के जो है दिया गया है स्क्रीन के प्रकार और उनकी विशेषता, इसको जो हमें मिलान करना है। तो इसमें से जो है मिलान करने पर हमारा सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का थर्ड बी का फर्स्ट। ए का थर्ड में आपका क्या था? ए का थर्ड यानी कि एमोलेड क्या है? तो एमोलेड का आ जाएगा बैकलिट बजट डिवाइसों के आम। और बी का ए का थर्ड हो गया और बी का क्या था? बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट से हमारा एलसीडी जो है उच्च फिक्सन डिस्टी यानी कि एप्पल के लिए प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर यह आया था, सही था। आप लोग अपना बताइए क्या आपका आंसर सही आया था? अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के बारे में कौन से कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आप बताइए कि कौन कौन से इसमें जो आपके ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि आपको इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की जो है सहायता करता है जो कि हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार थे। सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 82। प्रश्न नंबर 82 है निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के उनके संबंधित खेलों से जो है मिलान करना। कॉलम ए जो है आपके अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं और कॉलम बी किस क्षेत्र में जो है उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, इसका जो है हमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का आपका हो जाएगा मीना शाह, तो वॉलीबॉल से। मीना शाह आपका किससे था? तो मीना शाह आपका वॉलीबॉल से, रणवीर सिंह आपका शतरंज से, वैदिक गढ़वाल आपके बैडमिंटन से और प्रीति पाल आपका पैरा ओलंपिक्स। यह जो है हमारा मिलान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है बदाऊं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन का जो है पहचान करना कि कौन सा कथन गलत होगा। तो इसका आंसर सही था, बदायूं 1801 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में जो है आया था। तो इसका सही आंसर होगा बदायूं 1801 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में जो है आया था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया के द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की जो वैधता अवधि कितने साल की होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अधिसूचना की तिथि से जो है 5 साल तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका था केवल केवल और दूसरा और तीसरा। इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही था, जिसमें आपका है दूसरा में क्या है कि कुरु पांचाल पांचाल वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो कि राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। और थर्ड वाला क्या था? तो सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी जो है कार्य करवाए थे। तो दूसरा वाला भी सही था और तीसरा वाला, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद वस्तुओं से जो है सम्मिलित करना है। आपका यहाँ पर जिला दिया हुआ और उत्पाद दिया हुआ। तो यहाँ से आपका ए भदोही, भदोही का किससे है? कालीन यानी कि दरी से है। कन्नौज, कन्नौज का किससे है? तो इत्र से है। लखनऊ, लखनऊ का किससे है? तो चिकनकारी यानी कि जरी जोड़ से। और मुरादाबाद का धातु शिल्प से। यानी कि ए का सेकेंड बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड बी का फर्स्ट किस में है? तो ए का सेकेंड बी का फर्स्ट इसमें है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो है दक्षिणी सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो है दक्षिण सीमा बनाती है, वहाँ कौन सी दो नदियाँ हैं? तो आपकी गोमती और रामगंगा, यह दो नदियाँ हैं, गोमती और रामगंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है, अभिकथन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक है और इसका कारण दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? कथन ए सही है, लेकिन कथन का जो रिजल्ट यानी कि कारण है वह गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीसी की जो है पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा आपका जिला है? तो आपका है कौशाम्बी। कौशाम्बी जिला का जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के भारतीय महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की जो है इलाहाबाद या बास लिखा है, जबकि यहाँ पर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद शहर की जो स्थापना जो है किसने किया था? तो अकबर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है। तो उम्मीदवार ने जो है कम से कम 12वीं कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या जो पात्रता मानदंड सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी? स्टाम्प ड्यूटी में जो है कितनी छूट दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। 75% की जो है छूट दी जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75%। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है और इसकी जो है आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो स्मृतिका युद्ध स्मारक आपका आलमबाग में स्थित है और यह जनरल एमएस नरवणे के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, सन 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में जो है श्रेय प्राप्त जोड़ी की जो है पहचान की, यानी किसको जो है सबसे अधिक श्रेय दिया गया था? तो क्लॉड मार्टिन और लारी बेकर को। क्लॉड मार्टिन और लारी बेकर को जो है सबसे अधिक वास्तुकार के रूप में पहचान दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर किसको सृजित किया गया है और उसका प्रशासनिक मुख्यालय किस शहर में है? तो संत कबीर जिला आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर सन 1997 में खाली 97 को जो सृजित किया गया, यानी कि शुरू किया गया, और इसका प्रशासनिक मुख्यालय आपका खालिमाबाद में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का जो है ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? यानी पूरब का जो है ऑक्सफोर्ड, इसमें से किस जो है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो यह आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है पूरब का जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, बिजली घंटा और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के जो है निजीकरण पर जो है विचार किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इन 2 कंपनियों के बारे में जो है विचार किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 26 जनवरी सन 1991 में। 26 जनवरी सन 1991 में जो है इसका स्थापना हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 आपका है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने जो है कौन सी पहल शुरू की है? तो इन्होंने महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा जो है शुरू की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है? तो आपका कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज, ये चारों शहर जो है आपका स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है शामिल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न थे, इस प्रश्न मतलब यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के जितने भी प्रश्न थे हमने करवा दिए हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है और टोटल कितने नंबर आए हैं, कमेंट करके सभी लोग अपना अपना नंबर जो है बता दीजिए। और जिन लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो मतलब इसका जो है पीडीएफ चाहिए, तो वो लोग अपना जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद जो है आप लोगों को एनालिसिस हुआ है, तो एक तो लाइक बनता ही है। तो बस इतना है, जल्दी से अपना आप लोग नंबर जो है कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने नंबर आए हैं, कमेंट में कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उनके लिए जो है कांग्रेचुलेसन, आप लोग अच्छे से और भी एग्ज़ामों की तैयारी करते रहिए इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।